नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय 3 के विषय में। इतिहास का अध्याय 3, जिसका टाइटल है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को और बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, इस अध्याय में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि 12 अगस्त 1765 को जो मुग़ल बादशाह थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। अब दीवान तैनात करने का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो थी, अब वह अपने नियंत्रण वाला जो उसका जो भूभाग था, उसमें आर्थिक मामलों की एक मुख्य शासक बन गई थी। यानी वो आर्थिक निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र हो चुकी थी। फिर 1865 से पहले की अगर बात करें तो जो कंपनी थी वह ब्रिटेन से क्या करती थी, सोने और चांदी का आयात किया करती थी और इन चीज़ों के बदले में जो सामान थे उसे खरीदा करती थी। लेकिन अब बंगाल में क्या हुआ, इकट्ठे जो पैसे होने लगे उसी से वो निर्यात के लिए चीज़ें खरीद सकती थी। ठीक है। इसके अलावा इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि जो बंगाल की अर्थव्यवस्था है उसके एक गहरे संकट में फंसने की कहानी इस अध्याय में हम जानेंगे। कुछ कारीगरों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से वो गांव छोड़ करके उनको भागना पड़ा, है ना, या भाग रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत कम कीमत पर जो है चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ जाती थी, इसीलिए वह भागना चाहते थे। किसान जो थे वो उनका लगान नहीं चुका पा रहे थे और जो कारीगर लोग थे उनका उत्पादन दिन प्रतिदिन गिरते ही चले जा रहा था। पूरी की पूरी खेती जो थी वो चौपट हो गई। आप ऐसा समझिए, चौपट होने की दिशा में ही आगे बढ़ रही थी। अगर बात करें 1770 की, तो इस अध्याय में हम जानेंगे कि 1770 में अकाल पड़ गया था। उसमें क्या हुआ था कि बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है। और इस अकाल में दोस्तों लगभग 1/3 आबादी की अगर हम बात करें तो वो समाप्त हो जाती है। फिर हम यह भी जानेंगे कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है वह संकट में ही थी, है ना, और कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त फिर लागू कर दिया। क्या होता है विस्तार से समझेंगे इस अध्याय में। लेकिन स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी, है ना, और कंपनी के जितने भी अफसर थे उनको ऐसा लगने लगा कि ज़मींदार जो है वो ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे। असल में कंपनी ने जितना भी राजस्व तय किया था उस समय, वो उस समय के हिसाब से इतना ज़्यादा था दोस्तों कि उसको चुकाने के लिए जो ज़मींदार थे ना, उनको बहुत परेशानी हुआ करती थी और ज़मींदार राजस्व चुकाने में सफल नहीं हो पाते थे, है ना, और उनकी जो ज़मींदारी थी वह छीन ली जाती थी इसी वजह से। और बहुत सारी जिम्मेदारियों को कंपनी जो है वह नीलाम ही कर चुकी थी उस समय। आप ऐसा समझेंगे इस अध्याय में। 19वीं सदी के पहले दशक की अगर हम बात करें तो उस समय हालात जो थे वो थोड़े से बदले हुए थे, या यूँ कहना उचित रहेगा कि बदल चुके थे। बाज़ार में जितनी भी कीमतें थी वह सब बढ़ने लग गई, है ना, और धीरे धीरे फिर खेती का विस्तार होना शुरू हो गया। लेकिन इससे ज़मींदारों की जो आमदनी थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार आया, लेकिन कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी कि अब वह इतना ही रखेगी, है ना। तो अब क्या था कि वो राजस्व में बढ़ोतरी नहीं कर सकती थी, है ना। फिर एक मुख्य हिस्सा जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है महल, है ना। ब्रिटिश राजस्व जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं, उसमें एक राजस्व इकाई होती थी दोस्तों, महल। ये एक गांव या गांवों का एक ग्रुप आप कह लीजिए। ठीक है। तो किसान जो थे ना, उनको जो भी लगान चुकाना होता था वह बहुत ज़्यादा होता था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर उन्हें जो है कुछ महाजन लोग जो होते हैं, है ना, व्यापारी होते हैं, उनसे कर्जा लेना पड़ता था और वो लगान नहीं चुका पाते तो उनकी जो भी ज़मीन वो गिरवी रखते थे, या पुश्तैनी ज़मीन कह लीजिए आप, उससे उनको बेदखल कर दिया जाता था। अब अगर 19वीं सदी की बात करें तो 19वीं सदी की जब शुरुआत होती है ना, तो इसमें कंपनी जो है वो बहुत सारे अधिकारी जितने भी रहते हैं ना, उनको इस बात का विश्वास हो चुका होता है कि कंपनी जो है राजस्व बंदोबस्त जो है उसमें दोबारा एक बदलाव लाना ज़रूरी है। राजस्व इकट्ठा करने में और उसे उस कंपनी को अदा करने में, यानी लौटाने में क्या होता था या देने में जो ज़िम्मा होता था वो ज़मींदार का अब नहीं होता था। फिर किसका होता था? ज़मींदार की बजाय जो गांव का मुखिया है उसे यह सौंप दिया जाता था और इस व्यवस्था को नाम दे दिया गया था महालवारी बंदोबस्त। इसे भी हम इस अध्याय में जानेंगे और फिर अंततः हम यह देखेंगे कि रैयतवारी व्यवस्था क्या थी, है ना, रैयतवारी व्यवस्था क्या होती है, या इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है, ऐसा क्यों है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले जितने भी जो दक्षिण भारतीय इलाके थे उनमें भी स्थायी बंदोबस्त
तो था नहीं, तो उसकी जगह उन्होंने नई व्यवस्था अपनाई, वही थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले इसलिए बता दिया। क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है किसी सफ़र पर, तो हमें पहले से जानकारी होनी चाहिए कि जिस सफ़र पर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें कहानी क्या होने वाली है। ऐसे में क्या होता है कि कहानी के प्रति हमारा इंटरेस्ट यानी हमारी रुचि तो पैदा हो ही जाती है, जिज्ञासाएं भी मन में बहुत सारी जागती है और हमें बहुत अच्छे से वह अध्याय समझ में आ जाता है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो हम इस अध्याय की शुरुआत इस चित्र से ही करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय एक चित्र देख रहे हैं, है ना, वह ये चित्र है। अब इस चित्र में देखिए क्या बताया है। 1765 के बारे में बताया गया है। रॉबर्ट क्लाइव, आपने नाम सुना है, पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था इनके बारे में, है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ये मुगल बादशाह से क्या कर रहे हैं, जो बिहार और उड़ीसा है ना उसकी दीवानी ग्रहण कर रहे हैं। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना। मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था ना कि कंपनी जो है उसको दीवानी वो दे दिया जाता है अधिकार, है ना। तो अब आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। और कंपनी जो है वो बन जाती है दीवान। ठीक है। अब देखिए, कंपनी दीवान बन गई तो समय था, मतलब तारीख थी 12 अगस्त और सन चल रहा था 1765। इसको क्या हुआ, इस समय की जो मुगल बादशाह थे उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उसको बना दिया बंगाल का दीवान। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इस बात की पूरी संभावना थी कि ये जो घटना थी ये मुट्ठी भर जो कुछ अंग्रेज थे ना और जो हिंदुस्तानियों की मौजूदगी थी उसमें रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, है ना। यही आप चित्र में देख सकते हैं। और इस घटना को इस चित्र में एक भव्य समारोह के रूप में जो है वह दिखाने की कोशिश की गई है। अगर मैं बात करूं कि ये जो चित्र है ये किसने बनाया, तो रॉबर्ट क्लाइव ने उनके जीवन की कुछ जो यादगार घटनाएं थी ना उनको चित्रित करने के लिए यानी उनके चित्र बनाने के लिए एक चित्रकार को इसका जिम्मा सौंप दिया था। और बंगाल की दीवानी हाथ आ जाने का मतलब क्या था कि अंग्रेज़ों के हाथ में पूरा का पूरा अधिकार आ गया है आर्थिक निर्णय लेने के क्षेत्र में। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी घटना थी, है ना। दोस्तों, दीवान के तौर पर कंपनी उसके जितने भी नियंत्रण वाला भूभाग था ना उसके आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। तो अगर अब ये शीर्षक आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि कंपनी दीवान बन गई का अर्थ क्या था। अब उसे क्या करना था, अब कंपनी जब दीवान बन गई थी तो उसको ज़मीन का शासन चलाने या फिर आमदनी को व्यवस्थित करने के लिए रास्ता ढूंढना था, क्योंकि अब तो सारे निर्णय कंपनी के ही हाथ में आ गए थे, है ना। और इसके लिए उसे एक रास्ता भी ढूंढना था जिससे कंपनी के जो बढ़ते हुए खर्च है उसको पूरा किया जा सके, है ना। और उसके अलावा काफ़ी आमदनी इसमें जुटाई जा सके। दोस्तों, जो व्यापारिक कंपनी थी ना उसके नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं उसको खरीदती और बेचती रहे। दोस्तों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता उसके साथ में कंपनी को यह भी समझ में आने लग गया था कि अब उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ कि आप समझने की कोशिश कीजिए, बाहरी ताकत है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो पहले से यहीं पर रह रहे थे लोग, है ना, वो तो विद्रोह करेंगे, है ना। तो इस वजह से ना उसको और सावधानी से आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो कि गांव देहात में पहले से शासन चला चुके थे और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। ठीक है ना। आप याद रखें कि यह जो अध्याय अभी हम पढ़ रहे हैं ना इसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो हम मुख्य रूप से इसी की बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, होते हैं ना कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र में उस समय खास करके ज़्यादा हुआ करते थे जो कि पहले से शासन चलाते हैं, मुखियाओं का परिवार, है ना। ये सब हमने पुरानी फिल्मों वगैरह में देखा है, तो कहीं ना कहीं आप इससे परिचित होंगे। ठीक है। तो ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में थे उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था ही, लेकिन एक बात ये भी थी कि उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता था, है ना। तो अब ये काम किस प्रकार से होगा दोस्तों, इस अध्याय में हम मुख्य रूप से यही देखने वाले हैं। ठीक है। कंपनी ने ग्रामीण जितने भी इलाके थे उसको अपना उपनिवेश बना लिया। अब ये उपनिवेश का अर्थ क्या होता है, औपनिवेशिक शासन क्या होता है, ये मैंने आपको पहले अध्याय में बड़े विस्तार से समझाया है। मेरी आपसे उम्मीद है कि अगर वो अध्याय आपने नहीं देखा है तो आप पहले जा करके उस अध्याय को देख लीजिए। खैर, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए हैं, है ना। तो संसाधन किस प्रकार से जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए जाएं, मन माफिक फसलों की खेती किस प्रकार से की जाए, ये सब यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है।
तो अब शुरुआत करते हैं शीर्षक के साथ में, कंपनी की आमदनी। दोस्तों, अभी हमने देखा ना कि कंपनी क्या बन गई थी, दीवान बन गई थी, लेकिन अभी भी वह खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी जो थी ना, वो भारी भरकम लगान चाहती थी। कौन नहीं चाहेगा अपना मुनाफा अधिक होना, है ना। लेकिन दोस्तों, उसके जो आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था थी नहीं वहाँ पे, इसलिए वह उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि वह किस प्रकार से जो है उसे ये जो भारी भरकम लगान जो वो चाहती है उसे प्राप्त कर पाएगी। और दोस्तों, कंपनी की जो कोशिश थी ना, वो यही थी कि जो वो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल कर सके, ठीक है, और कम से कम कीमत पर बढ़िया और सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे, ठीक है, यानी कि कम से कम कीमतों पर अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों को खरीदना वह चाहती थी, ठीक है। और इसी कारण से 5 साल के अंदर बंगाल में कंपनी ने क्या किया, जितनी भी चीज़ें खरीदी ना, उसका मूल्य हो गया था दुगना। फिर 1865 की अगर बात करें तो उससे पहले क्या हुआ, कंपनी ना ब्रिटेन से बुलवाती थी क्या, सोना और चांदी, ठीक है, उसका आयात करती थी। और ये जो बुलवाती थी, इसके बदले क्या करती थी कि सामान खरीदा करती थी। लेकिन अब बंगाल में ही उसको राजस्व जो है मिलने लगा, ठीक है ना, इकट्ठा होने वाले जितने भी पैसे से, उसी से ही वह निर्यात के लिए चीज़ें खरीद सकती थी, ठीक है। अब आप इस चित्र को देखिए आगे बढ़ने से पहले, ये वाला चित्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो चित्र है ना, ये बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद का एक साप्ताहिक हाट यानी बाजार जो हफ्ते में एक बार लगता है उसका है, ठीक है। ग्रामीण इलाकों के जो किसान और कारीगर है ना, वो यहाँ पर उनकी जो चीज़ें थी, ज़रूरत की जो चीज़ें होती है ना, उसको बेचने और ख़रीदने के लिए जो है यहाँ पर नियमित रूप से बाज़ारों में आया जाया करते थे। और आर्थिक संकट जब आया तो उसके समय भी इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ गया था, ठीक है ना। आर्थिक संकट के विषय में भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि जल्दी ये जाहिर हो गया था कि बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो बहुत ही गहरे संकट में फंसती चली जा रही थी, ठीक है। कारीगर जो है वो भाग रहे थे गांव छोड़ के। वो ऐसा इसलिए भी कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि उन्हें ना बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरदस्ती बेचनी पड़ जाती थी, और किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे। कारीगरों का उत्पादन दिन प्रतिदिन गिरता ही चला जा रहा था। खेती जो है वो चौपट होने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। और 1770 की अगर हम बात करें तो इसमें एक अकाल पड़ा इस समय, और बंगाल में उस समय 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई, है ना। यहाँ कितनी दुखद घटना। दोस्तों, इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी उस समय समाप्त हो गई, ठीक है। इस चित्र को आप देखिए, चार्ल्स कार्नवालिस, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था, उस समय कार्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं खेती में सुधार की ज़रूरत शीर्षक को। दोस्तों, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी, ठीक है, तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी कि उसे उतना ही राजस्व मिलेगा? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, कंपनी के जो ज़्यादातर अफसर थे ना, उनको ये लगने लग गया था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अब एक प्रश्न था सामने कि यह काम किस प्रकार से किया जा सकता था। तो दोस्तों, इस सवाल पर 2 दशकों यानी कि लगभग 20 साल तक जो है बहस चली, और आखिरकार यह तय हुआ 1793 में कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाए। अब इसमें क्या था, इसे समझिए। ये जो बंदोबस्त था ना, इसकी कुछ शर्तें थी। उसके हिसाब से क्या था कि जो राजा थे और थे जो तालुकदार, उनको जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। किसानों से उन्हें लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया था, और उनकी ओर से जो भी राशि चुकाई जाती वो स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। कि इसका मतलब क्या था कि भविष्य में उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। जैसे एक बार मान लीजिए कह दिया गया कि मैं आपसे 100 रुपये लूँगा, तो इसका मतलब है कि मैं 100 रुपये ही लेने वाला हूँ आपसे, ठीक है ना। अब आप चाहे 1000 कमाएं, 10 रुपये कमाएं या 1 करोड़ कमाएं, वो 100 रुपये की राशि कभी भी बढ़ने वाली नहीं थी, और उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी थी। तो अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा, और ज़मींदारों को, जितने भी ज़मींदार थे, उन्हें ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिल जाएगा। दोस्तों, उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग वो बढ़ने वाली थी नहीं, तो इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या पैदा हो गई। अब वो क्या थी, उस पर जिक्र करने से पहले ये जो जानकारी आपको दी हुई है ना यहाँ पे, बंगाल के रैयतों पर कोलब्रुक का कथन, इसे समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, बंगाल के बहुत सारे गांवों में कई ताकतवर रैयत खुद खेती नहीं करते थे।
वे क्या करते थे, औरों के पट्टे पर ज़मीन दे दिया करते थे और उनसे ना उस समय भारी मात्रा में लगान वसूल करते थे। 1860 में एच.टी. कोलब्रुक ने इन काश्तकारों की स्थिति का एक मतलब इन शब्दों में बयान की थी। क्या कहा था उन्होंने, समझिए, पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोलब्रुक ने क्या कहा। कोलब्रुक ने बताया कि बटाई की भारी शर्तों और मवेशियों, बीज, आजीविका और कर्जों के बदले बेगारी से दबे ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं। ना ही उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं उस समय की स्थिति क्या थी। अब समस्या की बात करते हैं। स्थायी बंदोबस्त के बाद जन्म लेने वाली समस्या को हम इस पैराग्राफ में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। क्या हुआ, कंपनी के जो अफसर थे उन्होंने ये पाया कि अभी भी ज़मींदार जो है वो ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय कर दिया था ना, एक निश्चित कि इतना ही लेगी, वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। ज़मींदार राजस्व चुकाने में जो विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी उससे छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी पहले से ही। ठीक है दोस्तों, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लग गया। इससे ज़मींदारों की कंपनी जो थी, है ना, इससे ज़मींदारों की जो आमदनी थी उसमें तो सुधार आ गया, लेकिन क्या हुआ कि जो कंपनी थी उसको कोई फ़ायदा नहीं होने लगा। क्योंकि अब क्या था, कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी ही थी, अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी तो थी नहीं। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे और जो बचे रह गए थे अब उन्हें बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार दोस्तों किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि अब उनने ये तय देख ही लिया था कि ये तय हो गया है कि कंपनी को कितना राजस्व देना है, तो बचा हुआ माल अपनी जेब में, है ना। मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है महल शब्द के बारे में बताया गया है कि ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल एक राजस्व इकाई है और ये क्या होता है, कई गांवों का या एक गांव या गांवों का समूह होती है। ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ क्या हुआ कि गांव में जो किसान थे उनको ये व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई देने लग गई। किसान को जो कि लगान चुकाना पड़ता था जिन्हें, वो बहुत ज़्यादा था जो लगान था, है ना। और ज़मीन पर क्या था, उनका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। दोस्तों, लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसकी जो भी पुश्तैनी ज़मीन थी उससे उसको बेदखल कर दिया जाता था। अब हम पढ़ते हैं एक नई व्यवस्था के विषय में, देखते हैं इसके अंतर्गत क्या कुछ खास है जो दिया हुआ है। एक नई व्यवस्था, इसमें हम देखेंगे कि जो 19वीं सदी थी ना, उसकी शुरुआत में क्या हुआ कि जो कंपनी है उसके बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका कि अब जो राजस्व बंदोबस्त है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि एक लंबा समय गुजर चुका था जब उसका राजस्व उन्होंने निर्धारित कर दिया था। अब जब कंपनी को शासन और व्यापार का जो खर्च था उसको चलाने के लिए और अधिक पैसों की ज़रूरत हो तो वो स्थायी रूप से जो राजस्व तय कर चुकी थी उससे काम कैसे चला सकती थी, है ना। दोस्तों, बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज़्यादातर हिस्सा जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो बंगाल प्रेसिडेंसी और उसका जो उत्तर पश्चिमी उसके जो प्रांत है वहाँ, उनके लिए होल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज़ ने नई व्यवस्था तैयार करी। क्या थी, इसे समझिए। इसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में क्या है, गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, ठीक है, और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने क्या किया कि गांव गांव का दौरा किया और ज़मीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज कर लिया। दोस्तों, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महाल कहा जाता था, उससे वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाने लग गया। अब इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को अब सौंप दिया गया।
और इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। दोस्तों, आप कहानी को समझिए थोड़ा गंभीरता और गहराई से। हो क्या रहा है, गांव में हमारे ही जो मुखिया लोग हैं, हम उनकी बात तो शुरू से मानते ही आए हैं, तो अब अगर वही हमसे राजस्व मांगेंगे तो हमें देने में अधिक कठिनाई नहीं होगी, इसके बजाय कि वह अंग्रेज हमसे स्वयं मांगे। आप समझ रहे हैं? मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब फिलहाल बात करते हैं मुनरो व्यवस्था की। दोस्तों, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के जो स्थायी बंदोबस्त, इनमें जो स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का यहाँ पर प्रयास किया जाने लगा। जो नई व्यवस्था यहाँ पर विकसित हुई उसे रैयतवार या रैयतवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, इन्होंने टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध चले थे उसके बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए जितने भी इलाके थे, कुछ इलाके, उसमें यही व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। इसे विकसित किसने किया? टॉमस मुनरो ने, इसलिए इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा गया। हम इसी शीर्षक के अंतर्गत इसे पढ़ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था, मुनरो व्यवस्था एक ही बात है। दोस्तों, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार थे नहीं, इसलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों, जो रैयत थे ना, उनसे ही बंदोबस्त करना चाहिए। ठीक है, जो कि पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। ठीक है, इस चित्र को आप देखिए, ये मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो हैं। 1819 से 26 तक की इनकी कहानी है। दोस्तों, राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेज़ों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, सब कुछ ठीक नहीं था। ठीक है, अब इस शीर्षक को समझते हैं। नई नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, है ना। तो अब देखो उसके बाद क्या होता है। नई व्यवस्थाओं लागू होने के बाद महज कुछ ही साल बीतते हैं और उसके भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लग जाती हैं। ज़मीन से होने वाली जो आमदनी थी उसको बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी जो थे वो बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर चुके थे। किसान राजस्व चुका तो नहीं पा रहे थे। रैयत जो थे वो गाँव से भाग रहे थे, यानी बड़े किसान कुछ, है ना। और बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव जो थे वो वीरान हो गए थे। जो भी आशावादी अफसर थे उनको उम्मीद थी कि एक नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। यूरोप के लिए फसलें, अगला शीर्षक। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सकती हैं। 18वीं सदी की बात कर लीजिए। 18वीं सदी के जो आखिर समय था उसमें कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। अब इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं और महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। अब ये किस प्रकार से किया गया, तो दोस्तों इसे समझिए। अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए। अब इस तरह की जो एक फसल उत्पादन है, उसकी एक पद्धति को अच्छी तरह से समझते हैं। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? बिल्कुल है। अब इसे समझिए। चित्र 5 को देखिए, एक कलमकारी छापा 20वीं सदी भारत, और चित्र 6 को देखिए, मॉरिस कॉटन छापा 19वीं सदी का उत्तरार्ध इंग्लैंड। समझने की कोशिश कीजिए। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की दो तस्वीर हमें बताई गई है। जो चित्र क्रमांक 5 है, यानी कि ये वाला, ठीक है, इसकी तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे को दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का जो है प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इसे आमतौर पर कहा जाता है नील, है ना, इससे आप परिचित हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया जाता है? आइए समझते हैं। इन छापों में जो हमें नीला रंग दिखाई दे रहा है, यह नीलग्राम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की बहुत सी संभावना थी कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इसे इस्तेमाल किया गया। नीला रंग भारत में उगने वाले नील के पौधे से तैयार किया गया था, है ना। और उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। ठीक है, अब भारतीय नील की मांग ही क्यों थी, इस बात को भी थोड़ा समझने की हमें यहाँ पर आवश्यकता
है। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, नील का जो पौधा है ना, वो मुख्य रूप से कहाँ पर उगता है? उष्णकटिबंधीय इलाकों में। और 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की जो रंगाई थी उसके लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी सी मात्रा ही यूरोप बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी। इसलिए क्या हुआ कि जो यूरोपीय कपड़ा उत्पादक थे उनको बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वॉड नामक एक और पौधे पर निर्भर रहना पड़ता था। अब जो वॉड पौधा है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वॉड उत्पादक जितने भी थे, उन्होंने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर क्या लगा दें? पाबंदी लगा दें, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है वहाँ पर पैदा हो गई थी। ठीक है, लेकिन कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वॉट से मिलने वाले रंग बेजान और फीके हुआ करते थे। दोस्तों, 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों ने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया और कैरिबियाई द्वीप समूह जो है उसमें स्थित सेंट डोमिंगियो में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका के भी बहुत सारे भागों में नील के बागान जो है वो सामने आए थे। बागान से तात्पर्य समझ लीजिए, एक विशाल खेत होता है जिस पर बागान मालिक जो है वो बहुत सारे लोगों से जबरन काम करवाता था। कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय, कपास आदि के विषय में बागानों का जिक्र अक्सर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और ज़्यादा बढ़ गई, है ना। और ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया, यानी अलग अलग उद्योगों में लोगों ने शुरुआत कर दी और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग जो है वो और तेज़ी से बढ़ने लग गई। जब नील की मांग बढ़ने लगी तो उसी समय वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 और 1789 का समय था, उसके बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के जितने भी रंगरेज थे अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता था? दोस्तों, भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, ये शीर्षक आपको बहुत कुछ बता रहा होगा। कैसे एक क्रम में पूरी कहानी आगे बढ़ रही है, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पा रहे होंगे, इसका आनंद ले पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते को ढूंढने लगी। समय था 18वीं सदी का। उसके आखिरी दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लग गई थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। ठीक है, 1788 की बात है ये, इसको समझिए। 1788 में ब्रिटेन द्वारा जो नील आयात किया गया उसमें भारतीय नील का हिस्सा कितना था? 30% था। और 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो गया था। आप समझिए कितने कम समय में ये हिस्सा कितना अधिक बढ़ गया था। 1788 में, ठीक है ना, कितना है? 30%। और 1810 में, यानी उसके ठीक कुछ ही साल बाद कितना हो गया? 95% हो गया। दोस्तों, जैसे जैसे नील का व्यापार फैलने लगा, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसा लगाने लग गए। समय बीतने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी पर नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। दोस्तों, इस चित्र को देखिए। आगे बढ़ने से पहले इस चित्र को ध्यान से समझिए। सेंट डोमिंगियो में गुलामों की बगावत हो गई। अगस्त 1791, जनवरी स्कूदोल्स्की का चित्र। 18वीं सदी में फ्रांसीसी बागान मालिकों ने कैरिबियाई द्वीप समूह में स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश सेंट डोमिंगियो में नील और चीनी का उत्पादन शुरू कर दिया। इन बागानों में काम करने वाले अफ्रीकी गुलाम 1791 में बगावत पर उतर आए। इन्होंने बागान जला दिए और अपने धनी मालिकों को मार डाला। 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त कर दिया। इन घटनाओं की वजह से कैरिबियाई द्वीप समूह में नील की खेती ठप हो गई। 1792 में ही ठप हो गई। ठीक है, समझ सकते हैं आप। दोस्तों,
अब प्रश्न है कि नील की खेती कैसे होती थी। तो समझिए, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज यानी स्वयं की और रैयती। अब निज खेती की व्यवस्था में क्या होता था कि बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या फिर दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। अब जो निज खेती थी उसमें कुछ समस्याएं भी थी, उसे समझिए। देखिए, बागान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किलें आ रही थी। हुआ ये कि जो नील की खेती थी वो केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी, ठीक है। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले से ही बहुत ज़्यादा थी और यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। दोस्तों, नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थी। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने के प्रयास किए और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मज़दूरों का इंतजाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहा करते थे, है ना। अब इस शब्द को समझिए, गुलाम ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता है। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता है। दोस्तों, बड़े पैमाने पर यानी बड़े लार्ज स्केल पर निज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। 1 बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए थे, ठीक है। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और दोस्तों, इन हलों को खरीदने के लिए, उनका रख रखाव करने के लिए एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था, है ना। दोस्तों, क्या होता था, किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्हें अपने लिए इन चीज़ों की ज़रूरत हुआ करती थी और जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहा करते थे। यहाँ पर ये जो बीघा शब्द आया है, पहले इसको समझ लीजिए। ज़मीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग हुआ करता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तय कर दिया था, ठीक है। अगर मैं बात करूं 1 एकड़ की तो 44,000 स्क्वायर फीट वह होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में थोड़ी थोड़ी आई होगी, ठीक है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता है ना कि आपको स्क्वायर फीट का अनुमान है या नहीं। मोटा माटी आप ये समझ लीजिए कि 1 फीट का ये एक वर्ग है ना। इसे 1 स्क्वायर फीट कहते हैं और 44,000 इस प्रकार की स्क्वायर फीट ज़मीन का मतलब होता है 1 एकड़, ठीक है। अब आप शायद समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, किसानों से भी हल उस समय नहीं मिल सकते थे, यह भी हमने देखा, ठीक है ना। क्योंकि जिस समय उत्पादकों को नील की खेती की ज़रूरत होती थी उस समय किसानों के जो हल थे वो बैल भी चावलों की खेती में व्यस्त रहा करते थे। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाया करते थे और इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती व्यवस्था के अंतर्गत हुआ करती थी। अब समझते हैं रैयतों की ज़मीन पर नील की खेती। देखिए, रैयती व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध यानी कि सट्टा करते थे, ठीक है। ये क्या था, कई बार गांव के मुखियाओं को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। अब जो भी इस अनुबंध पर दस्तखत कर दिया करते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नकद कर्जा मिल जाता था। दोस्तों, कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर ही रहता था। जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चल जाया करता था, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, इस चित्र को देखिए। 19वीं सदी की शुरुआत से बंगाल के मजदूर नील की खेती करते हुए भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही किया करते थे। इस चित्र को देखिए, खेतों से फैक्ट्री में लाए जा रहे नील के पौधों के गट्ठर का यह चित्र है। अब इसे समझिए, नील उत्पादन कैसे होता था। इस चित्र में देखिए, यह है बीटर वॉट, ठीक है। देखिए दोस्तों, नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का ये चित्र है 1863 का। नील गांव आमतौर पर बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के आसपास हुआ करते थे, ठीक है। समझिए, बागान फैक्ट्रियों के जो मालिक थे, है ना, बागान मालिकों की जो फैक्ट्रियां थी, उनके आसपास ही नील गांव आसपास हुआ करते थे।
कटाई के बाद नील के जो पौधे थे उनको कारखानों में वैटस में पहुंचा दिया जाता था। वैटस का मतलब होता था हौद, ठीक है। अब रंग बनाने के लिए 3 या फिर 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद का अलग काम था। नील के पौधों से पत्तियों को तोड़ना और तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। अब इस हौद को किण्वन या स्टीपर कुंड कहा जाता था। ठीक ठीक है, किण्वन एक प्रक्रिया है, आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है सड़ना या सड़ाना। दोस्तों, जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक हौद में छान दिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे हुआ करता था और दूसरे हौद, जो कि बीटर वॉट है, उसमें इस घोल को लगातार हिलाया जाता था और पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियां नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छान कर अलग कर लिया जाता था और नीचे जमी नील की गाद, नील की लुगदी को दूसरे कुंड, निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। दोस्तों, नील के पौधों का हौद नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर लाती थी, है ना। हौद में जो घोल हिलाने वाला है उसका चित्र है ये वाला, है ना। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा हुआ है। ये पैडल का उपयोग किया जाता था और इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था। सोचिए कितना कठिन काम उस समय करते थे। और ये चित्र को ध्यान से देखिए, बिक्री के लिए नील तैयार है। यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर साँचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मुहर लगा रहे हैं। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर उन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। दोस्तों, जो किसान पहले ही इन कर्जों से बहुत आकर्षित थे, उन्हें जल्दी ही समझ में आ गया कि यह व्यवस्था कितनी कठोर है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वह बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता था। आप देख रहे हैं कि क्रम से समस्याएं जो है वो समाप्त नहीं हो रही है मजदूरों की, काम करने वालों की, है ना। कोई भी व्यवस्था लागू होने पर इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। ये कर्ज में हमेशा डूबे ही रहते थे। समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ दोस्तों ये परेशानी थी कि उसकी जड़ें इतनी गहरी होती थी और वह मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। फिर हुआ नील विद्रोह, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ ये समझिएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप पढ़िए नील गाँव का ये एक गीत। देखिए, संघर्ष के क्षणों में लोग एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते थे और सामूहिकता का भाव पैदा करने के लिए अक्सर गीत गाया करते थे और इस तरह के गीतों से हमें उनकी भावनाओं का पता चलता है। नील विद्रोह के दौरान बंगाल के निचले इलाकों में ऐसे बहुत सारे गीत सुनाई देते थे। इनमें से एक गीत इस प्रकार था। मौला हाथी के बागान मालिक की लंबी लंबी लाठियां दूर इकट्ठी पड़ी हैं। कोलकाता के बाबू इस बड़ी लड़ाई को देखने के लिए नावों के जरिए पहुंच चुके हैं। इस बार तो सभी रैयत तैयार हैं, वे चुपचाप मार नहीं सहेंगे। अब वे बिना लठियालों का मुकाबला किए अपनी जान नहीं गंवाएंगे। ठीक है, दर्द है इस गीत में, है ना। चलिए समझते हैं नील विद्रोह और उसके बाद। दोस्तों, मार्च 1859, इसमें बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से कर दिया था इनकार और खड़ा कर दिया था विद्रोह। और जैसे जैसे यह विद्रोह फैलता चला गया, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर, कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लग गए। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई कर दी गई। रैयतों ने कसम खा ली कि ना तो वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और ना ही बागान मालिकों की लठियालों या लाठीधारी गुंडों से डरने वाले। दोस्तों, नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील
की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते हैं वे हमेशा बगावत नहीं करते। ऐसा कभी कभी ही होता है। 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों मुखियाओं का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए गए थे, उन्होंने ही नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे। नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। दोस्तों, 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में एक इलाके का दौरा किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा या नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया है और इंडियन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैलता चला गया, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रैयतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। दोस्तों, इस बगावत से परेशान सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ गई। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयतों के फायदे का सौदा नहीं है और आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं किस प्रकार से निर्णय लिए जा रहे हैं और इस बगावत के बाद बागानों में नील का उत्पादन पूरी तरह से धाराशायी हो गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों, जो बागान मालिक थे अब वो ध्यान देने लगे बिहार पर। 19वीं सदी का समय था और उसके आखिर में कृत्रिम रंगों का जो है वो निर्माण होने लग गया था। इससे क्या हुआ, उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो गया और फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। दोस्तों, समय था 1917 का। इस समय महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी जो है गांधी युग की। इसके बारे में हम कभी विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों, इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर यह लिखा हुआ है, स्रोत 3, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ता से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोग के सदस्यों ने बात करी। क्या हुआ, हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के जवाब इस तरीके से दे दिए गए। अब समझिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। WS सीटनकार, नील आयोग के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह की शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला ने जवाब दिया, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्तें मुझे संतुष्ट कर सकती हैं। श्री साले पूछते हैं, क्या तुम 1 रुपया प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती नहीं करना चाहते? हाजी मुल्ला ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा। नील उगाने की बजाय मैं कहीं और चला जाऊँगा, भीख मांग लूँगा परंतु नील नहीं उगाऊँगा। नील आयोग रिपोर्ट, खंड 2, सबूतनामा, पृष्ठ संख्या 67। ठीक है, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब ये जानकारी पढ़ते हैं जो है अन्यत्र के अंतर्गत। वेस्ट इंडीज़ में नील उत्पादन। बात नील उत्पादन की चल रही है तो इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों, 18वीं सदी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जॉन बैप्टिस्ट लबात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया और इस इलाके के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लबात की एक पुस्तक से ही ली गई है। इस तस्वीर में यहाँ के फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के जितने भी चरण होते थे उनको दर्शाया गया है। बाएं सिरे पर हम देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वॉट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीन चरखी से घोल को घुमा रहे हैं, दाएं से दूसरा। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में
दो मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह खड़े होकर सारे गुलामों पर नज़र रख रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों, हम इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड पढ़ रहे हैं, तो मेरी आपसे यही अपेक्षा है कि आप बड़े इत्मीनान, बड़े प्यार और बड़े धैर्य के साथ में इन वीडियो को देखें, इन अध्यायों को सुने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आएंगे और आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमें आज़ादी मिली। यह इतना आसान नहीं था जो आज़ादी आज हमें मिली है, जिसकी शायद हमें कद्र नहीं है। क्या पता इन अध्यायों को पढ़ने के बाद हम इसका महत्व समझ पाएँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पहले के लोगों ने, जो हमसे पहले थे, उन्होंने कितनी कठिनाई से जो है इस आज़ादी को प्राप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि हमारे देश के प्रति जो भक्ति भावना है वो ज़रूर बढ़ेगी हम सब में, अगर हम इस कहानी को बहुत ध्यान से सुने और समझें तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे भी इस वीडियो को देख पाएँ। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ में, जो इसी श्रेणी में जुड़ी हुई है, आगे बढ़ रही है ना। तब तक के लिए नमस्कार।